AI plus anything is a winning combination. So AI will always be, जिसे मैं बोलता हूँ ना एक colloquial भाषा में कि anecdotal कि भाई AI is the backbone. रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो, रीढ़ की हड्डी अगर है आपकी इंटैक्ट, बाकी सब चीज़ें ठीक है. इंडिया में एक्चुअल में आइकॉनिक ब्रांड बिल्ड कैसे होते हैं? You can't keep flogging the same horse for results, right? Future demand will only come from long-term brand building. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि ब्रांड या प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वो मार्केट में चल नहीं पाता है, उसका क्या कारण हो सकता है? Launching a product is not the outcome. It's not the end game. It's just the beginning. You launch the product, the story starts there. कहानी वहाँ से शुरू होती है. आज की तारीख में कंज्यूमर लॉयल नहीं है, किसी का नहीं. सर, इमोशनल मेमोरी ब्रांड बिल्डिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मतलब जैसे ठंडा मतलब कोका कोला या बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स. सर, रीबॉक के एग्जांपल एक बार दोबारा आता हूँ. अगर आपका वो वाला ब्रांड आज एआई के दौर में मिल जाता तो आप क्या कुछ अलग करते? Because if you want to launch your own venture, there is no right time or wrong time to do it. If you feel you are ready, the environment is ready. The environment today is enabling enough to actually help you launch your own venture. मैनेजमेंट और एआई स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट 10 इयर्स में कौन सा कॉम्बिनेशन डेंजरस बन सकता है? एआई प्लस बिजनेस, एआई प्लस साइकोलॉजी, एआई प्लस स्टोरी टेलिंग, एआई प्लस ऑपरेशंस. I think everything is important, but AI plus psychology is very very critical because psychology से अगर आप एक मार्केटर हो, एक ऑफरर हो, आपको साइकोलॉजी से कंज्यूमर साइकी, कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बारे में एक इनेट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, राइट? एंड AI के थ्रू या AI को लेके लेवरेज करके आप अच्छे स्ट्रेटजीज बना सकते हो, कंपेलिंग केस बना सकते हो एंड यू कैन इमर्ज अ विनर इन द मार्केट. बट अगर आप देखो AI plus anything is a winning combination. So AI will always be, जिसे मैं बोलता हूँ ना एक colloquial भाषा में कि anecdotal कि भाई AI is the backbone. रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो, रीढ़ की हड्डी अगर है आपकी इंटैक्ट, बाकी सब चीज़ें ठीक है. ठीक है. So your back needs to be strong. So for every function, whether it's operations, marketing, sales, market planning, GTM, financial operations, for everything AI becomes the backbone. सुब्रांशु सर, एआई ईरा में ज़्यादा वैल्यूएबल क्या होगा, डेटा या जजमेंट? I think both are important. Both in their own respective ways, I think are very critical. Data is very important because data is everything, right? जितना आपके पास डेटा होगा और जितना आपके पास डेटा आप यूटिलाइज करोगे, उतना आपकी AI सिस्टम्स, AI मॉडल्स उतने इवॉल्व होंगे. एंड उस डेटा से क्या करना है, उस आउटकम से क्या करना है इज योर जजमेंट, राइट? सो prudent judgment becomes very very important. Okay, one thing leads to the other. Data से आपने यूज़ किया, आपने मॉडल्स बिल्ड किए, मॉडल से आउटकम्स आए, मॉडल से आंसर आए, उस आंसर्स का, उस आउटकम्स का आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, दैट्स योर जजमेंट, यू नो. सो गुड ओल्ड ट्रेडिशनल जजमेंट, इंस्टिंक्ट, इंट्यूटिव पावर्स विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन. अगर लोगों को लगता है कि वो इंस्टिंक्ट, गट फील जिसे बोलते हैं, यू नो, विल गो आउट ऑफ द विंडो, दैट इज एब्सोल्युटली अनट्रू in my view. I think you have to leverage that as well. Marry that with the right technology, marry that with the right dose of AI. You can actually be a very potent and winning combination. सर, अब आते हैं ब्रांड बिल्डिंग मास्टर क्लास के ऊपर. सर, आपने कंज्यूमर बिजनेसेस और ब्रांडिंग जर्नी को डीपली एक्सपीरियंस किया है. इंडिया में एक्चुअल में आइकॉनिक ब्रांड बिल्ड कैसे होते हैं? I think brand building na, is not a sprint. It's a journey. It's a marathon. You have to start small, take baby steps and then evolve and keep at it. लोगों को लगता है कि मेरे पास कैपिटल है, मैंने एडवर्टाइज कर दिया, मैंने ग्लिट्सी एडवर्टाइजिंग कर दी या मैंने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया और मेरा उससे क्या होता है कि आपकी रिकॉल बढ़ती है. यू नो पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू. बट इज दैट रियली द ब्रांड और इज दैट रियली अ ब्रांड दैट यू आर क्रिएटिंग? द आंसर इज नो. बिकॉज ब्रांड इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस that you experience with the product. ठीक है. तो ब्रांड बिल्डिंग इज अ जर्नी. आपने एडवर्टाइजिंग की, आपसे अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ी, लोग आपके पास आए, हाउ यू डील विद देम, हाउ यू एंगेज विद देम, व्हाट एक्सपीरियंसेस यू प्रोवाइड टू देम इज द एंटायर ब्रांड बिल्डिंग जर्नी, राइट? सो ब्रांड बिल्डिंग को अगर आप मायोपिक तरीके से या शॉर्ट साइटेड तरीके से देखें कि जी मैंने ऐड क्रिएट कर दिया, ब्रांड बिल्ड हो गया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग.
That's maybe just a starting point. But being at it, keeping at it, staying the course is very, very important. And it's a journey, as I said. It's a marathon, not a sprint. एक और डायमेंशन सौरभ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड बिल्डिंग में ना, जो लोग भूल जाते हैं, पीपल ऑफन सी ब्रांड बिल्डिंग थ्रू द लेंस ऑफ ओनली द कस्टमर, एक्सटर्नल फेसिंग, राइट, कि भाई मैंने एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर दिया, मैंने एक ब्रांड बनाया, कस्टमर मेरे पास आया, उसने सामान खरीदा, and gets attracted to me, and there's brand affinity. But what often people forget that there are two other C's, so there is customer, there is colleagues, and there's channel. So if you look at a service or look at any durable or any product, your people who are on ground are actually the last mile who interact with the customer. And your channel partners, your distributors, your retailers, your intermediaries, financial services में जैसे agents होते हैं, insurance जो बेचते हैं, they are the intermediaries. So aligning all these three C's as part of a holistic brand development journey or a brand building journey is very, very important. हम लोग जो करते हैं, मैंने practically ये किया है in my journey in financial services, during my days at Religare, which was a leading financial services group. हम लोग कोई भी concept जब launch करते थे, उसके पहले उस concept को test करते थे internally. So first we used to actually sell it to our internal constituencies, which were the colleagues, which are the people who were taking this to the market, the relationship managers, employees, etc. And then also market it with the channel partners and align them with the broad strategy. And then eventually launch it outside for the end consumer or the prospects or the customers. And we used to create a sort of a very, very well-knit journey for aligning these three C's for building the brand. एडवर्टाइजिंग और ब्रांड बिल्डिंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? Sir, as I said, advertising is part of brand building. Okay. Brand building is the whole set. Brand building is a sum total of all experiences that a consumer or the person will experience with a product or an offerer or a company. Whereas advertising is a means to an end. Advertising is a means to brand building. It's for creating awareness. It's for communicating, what I want to communicate. एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स को क्या करना चाहिए अगर Sorry? एजेंट्स चैनल पार्टनर्स आई थिंक आपने एग्जांपल दिया था ना, दे शुड ईट एंड ड्रिंक व्हाट वी सेल. Absolutely, because if the end consumer today in an omni-channel world is not just reacting to an ad, if I let's say look at a very nice ad and I land up at a store, and my experience at the store is very different from what the brand promised me, then obviously it will create negativity. There will be some dissonance that will be created, okay, and my experience will not be that smooth. There'll be a friction. So aligning channel partners, aligning people on ground, aligning people who are taking the brand, to the customer on ground is very, very important. Likewise, अगर आप साइट पे आते हैं किसी के, डिजिटल शॉपिंग करते हैं, आपने एडवर्टाइजिंग में कुछ और कम्युनिकेट किया, आपने साइट पे गए, साइट पे एक्सपीरियंस क्लंकी है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, वहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है, then naturally आपकी एक्सपीरियंस ब्रेक हो सकती है, ठीक है. और एक बार, and as they say, you only get one opportunity. If you are not able to harmonize this entire experience, whether it is at the call center, whether it is on the ground, whether it is on your digital assets, on your social channels, everything should be seamless. वो एक जो seamless journey अगर आप create कर सकते हैं और brand experience create कर सकते हैं, that is true brand building. And that is what make winning brands and differentiate them from other mediocre brands or average brands. तो क्या सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके आइकॉनिक ब्रांड बनाया जा सकता है? जी नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने से आप नहीं कर सकते. ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल फील कि बॉस ROI ड्रिवन मार्केटिंग इज बेस्ट बिकॉज आई एम एबल टू शो इम्पैक्ट एट्सेट्रा. बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज टुडे इज दैट यू कांट, आई यूज अ टर्म, flogging the same horse. You can't keep flogging the same horse for results, right? Future demand will only come from long-term brand building, right? Strategic differentiation is created through the brand and engagement. As I said, there are three buckets. There's brand building, there's ROI-driven marketing, which is lead gen, demand gen, etc., and there's engagement, right? So brand building, ROI-driven marketing creates data points, creates new consumers. But future consumers, re-engagement, remarketing is very, very important. If all three work in unison and in harmony, that's when true integrated marketing can build brands, and true integrated marketing can create winning moments for companies. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि
ब्रांड या प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वो मार्केट में चल नहीं पाता है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी द प्रोडक्ट इज़ गुड, ओके, बट आप एंगेज नहीं कर पाए क्योंकि कंपटीशन आज की तारीख में रेप्लिकेटिंग अ प्रोडक्ट इज़ वेरी इजी टुडे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग। तो एक वो जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वाला जो एक मोट होता है ना, अनलेस इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटेगरी, आई थिंक दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। टुडे यू क्रिएट समथिंग, द कॉम्पिटिशन विल emulate or the competition will replicate. So execution becomes very very critical. As I said, it's not a sprint. आपने प्रोडक्ट अच्छा क्रिएट कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया विद द होप कि पुल क्रिएट हो जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Ultimately it is about being at it, executing it well and running it consistently with the same passion and same dedication. या तो प्रोडक्ट ठीक है, प्राइसिंग ठीक नहीं है, आपने डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर रखा है, या तो आपने इनिशियल एक फ्रेंजी में लॉन्च कर दिया लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं किया. बिकॉज एज आई कीप सेइंग, लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज नॉट द आउटकम, इट्स नॉट द एंड गेम, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. यू लॉन्च द प्रोडक्ट, द स्टोरी स्टार्ट्स देयर, कहानी वहां से शुरू होती है, राइट? सो देयरफॉर इट इज अ जर्नी, not a sprint. It's a marathon, not a sprint, as I keep saying. So therefore you have to be at it, okay? And whatever sort of brought you here does not necessarily mean it will take you to the next level. So you need to be very very orchestrated in terms of the way you work. Likewise जो narrative होता है, जो story telling होती है, वो बहुत powerful होना चाहिए, right? अभी क्या होता है ना कि लोग एक ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से लीड ले आते हैं, डिमांड ले आते हैं, डिमांड और मोमेंटम क्रिएट होता है, सेल्स वेलोसिटी क्रिएट होती है, लेकिन फ्यूचर डिमांड जो क्रिएट होती है वो नैरेटिव से क्रिएट होती है. आज की तारीख में कंज्यूमर लॉयल नहीं है, किसी का नहीं. Let's say you have coffee and you also have another brand of coffee, right? So today, if you look at the average sort of consumer age, it's a young consumer, it's a restless consumer. They need instant gratification. They are always looking for choices. There is zero loyalty. You're ordering for something through quick commerce or you buy it from a store or you pick it up somewhere else, you like it, but there's somebody else who comes in with a different story, more compelling narrative, you will gravitate towards that. तो आदमी उसका ध्यान भटक जाता है. So engaging the customer is very very important. So creating the brand, building the narrative, leveraging that narrative to create great marketing, compelling campaigns, advertising, campaigns, etc. And then having a clear-cut agenda in terms of driving leads, demand gen, etc. And then finally following it through with compelling engagement strategies, leveraging technology becomes very very important. So all marketers, all companies need to put this all together as a complete growth ecosystem and then back it up consistently. सर इमोशनल मेमोरी ब्रांड बिल्डिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मतलब जैसे ठंडा मतलब कोका कोला या बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स. See, I think these are catch lines, these are legendary lines, and these don't happen overnight. I think people think that creativity is all about that snap of a moment you articulate or create a intelligent or a creative line and that's the end all and be all of it. That's not true. इसके पीछे बहुत गहरी सोच, गहरी थिंकिंग जाती है कि कस्टमर प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर इंसाइट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड क्रिएटिवली देन यू आर्टिकुलेट अ लाइन विच देन बिकम्स आइकॉनिक. मतलब जैसे होता है ना, क्लाइंट कभी कभी बोलते हैं किसी एजेंसीज को या पार्टनर्स की, जी मेरे को एक वायरल वीडियो क्रिएट कर दो. वायरल वीडियोज आर नॉट क्रिएटेड, वायरल वीडियोज कैन हैपन, okay, and not all campaigns are memorable. Some campaigns are more memorable than the other. So to answer your question, are these lines important? Of course they are, because ultimately you relate to lines, you relate to a story, you relate to a narrative, and if you have a memorable line, nothing can sort of beat that and take that away from the power of your brand. So they obviously help in terms of brand building, they obviously help in terms of recall, they obviously help in terms of memory, and it sticks in the consumer's mind. So each time you think product or you think about that brand, then maybe that line remains. So creativity is very important. इंडियन कंज्यूमर्स वैल्यू कॉन्शियस हो रहे हैं या आइडेंटिटी कॉन्शियस हो रहे हैं? Yeah, I think people are moving towards brands. ऐसा नहीं है कि लोग identity conscious नहीं हैं, but fundamentally India as a market is still very value conscious. If you remember, there was this iconic campaign by an auto brand, I think, which talks about various scenarios
which are very unlike scenarios where you would not ask about fuel efficiency. But eventually, the core insight was that India is value conscious, and the tagline or the creative line was "Kitna deti hai." You know, if you remember Mileage, the yeah. campaign. Motorbike. Exactly. So whether it is so people are seeing a yacht, you know, in a luxury scenario. Ultimately, that ad captures the essence of the Indian consumer, which is who are value conscious, and they're looking at a luxury yacht, and in the end, the protagonist says, "अच्छा तो है, सब बढ़िया है, देती कितना है या कितना देती है." So that captures the essence. So Indians are value conscious. You know, they're always looking for a deal. They always, which is why today people go online largely to look at deals. You know, they'll explore a product offline, then they immediately intuitively go to an online platform or a marketplace and see deal kya achhi mil rahi hai. So we are deal seekers, yeah. We are deal seekers as a country. Nothing wrong in it. But at the same time, brands are important. Why do brands die? Well, brands can die because of multiple things. You know, I think it can die when you are not consistent about your agenda of brand building, number one. Number two, they're not able to adapt with changing times, changing consumer trends. Number three, they're not able to adapt themselves or repurpose themselves in a changing context. You know, as I said, a brand always operates at there are three C's at three levels. You know, so one is competition. What is competition doing? Vis-a-vis that, what are you doing? If you're not able to keep up pace, you can die. You can become extinct. The number two thing is consumer. Consumer क्या सोच रहा है? Consumer की क्या सोच है? क्या trends emerge हो रहे हैं? अगर नए trends में आप fit नहीं बैठ रहे हैं, आप obsolete हो सकते हैं. Consumer आपको write off कर सकता है. तीसरा है cultural context. Cultural context या paradigm shift हो रहा है या change हो रहा है. जो तीसरा C है. So consumer, competition and the context of the brand changes. You're not able to adapt and repurpose. You become extinct. तो सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपने पॉम्प एंड शो के साथ ब्रांड लॉन्च कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, यू रन आउट ऑफ कैश, यू नॉट एबल टू सपोर्ट, यू नॉट एबल टू सपोर्ट द ब्रांड इन इट्स जर्नी, यू कैन बिकम क्या इसमें हिंदुस्तान मोटर्स का एग्जांपल फिट होता है? एक बार वो निफ्टी 50 का पार्ट थी और बिल्कुल. आई थिंक अगर आप कोई भी हिंदुस्तान मोटर्स ले लो या कोई भी ऐसा ब्रांड ले लो, नोकिया ले लो, you know, biggest example, Nokia was an iconic brand, right, globally, but they were not able to see what was coming their way in terms of a context, in terms of how technology was evolving, you know, what features were coming in, what design sensibilities were coming in. They became extinct, you know. Or any other brand, for instance, you know, today if you look at you're in the business of making films itself, look at Kodak as a brand. They didn't see what was coming their way and they became extinct, right? Hindustan Motors could have been very iconic in terms of, you know, the way the market was evolving, the way Maruti, you know, sort of changed the paradigm, or Hyundai came in, other brands came in the 90s, etc. And gradually these brands were extinct. They were not able to keep up pace with what was changing. Nokia is a classic example. Samsung invaded the market, Apple invaded the market, right? With product sensibilities, design sensibilities, new technology, and so on and so forth. सर, मैंने सुना है आपने इंडिया में एक बहुत सक्सेसफुल शू या लाइफस्टाइल ब्रांड को स्ट्रेटेजिकली स्केल करने में मेजर रोल प्ले किया है. कैन यू टेक अस टू द इनसाइड स्टोरी? Yeah, I mean, good you heard that. This was very early on in my career. I was part of the core team at Reebok. जब Reebok इंडिया में लॉन्च ही हुआ था तो हमारी एक कोर टीम थी. तो फंडामेंटली तब क्या था कि Reebok was the only, I mean, India was the only market where Reebok was number one. As opposed to other brands like Nike, Adidas, etc. बाकी सब जगह Nike number one था. India एकमात्र market था जहाँ पे Reebok was number one. So I was part of, you know, lucky or fortunate to be part of that journey where we had actually turned the tables on the world leader Nike. तो ये काफ़ी fascinating journey थी मेरे career में और काफ़ी early on मेरे को एक मौका मिला था, you know, एक चुनौती मिली थी कि मैं इस ब्रांड का हिस्सा बनूं, इस जर्नी का हिस्सा बनूं, and I was part of that journey. उस टाइम बिगेस्ट कंज्यूमर इनसाइट्स क्या थे? देखो, सबसे बड़ी इंसाइट या सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज मोर अ स्पोर्ट्स वाचिंग नेशन देन अ स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन. तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो थी जूतों की बहुत लो थी. इट वाज लेस देन 1 पेयर, you know, as compared to US which was about 4 to 5, because in US और other evolved markets those days, अभी खैर इंडिया भी काफ़ी इवॉल्व हो गया पिछले 25-30 सालों में, बट आज की तारीख और उन दिनों में
यूएस जैसे मार्केट में, इवॉल्व इकोनॉमी में लोगों के रनिंग शूज़ अलग होते थे, टेनिस खेलने के जूते अलग होते थे, क्रॉस ट्रेनर्स अलग होते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया में एक ही जूता था, आदमी उसी को पहन के पार्टी में जाता था, उसी को पहन के जॉगिंग करने चला जाता था, उसी को पहन के क्रिकेट खेल लेता था। हम लोग ऐसे ही बड़े हुए थे। सो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज एंड इट वाज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। सो स्पेशलिटी परफॉर्मेंस शूज़ के लिए जो प्राइस पॉइंट था एवरेज, those days was, let's say, at about 7,000-8,000, which was very, very high. So what we embarked on was democratizing pricing without diluting the brand and making these performance shoes more affordable for the Indian consumer. So we embarked on a journey of a localization program, जिसे बोलते हैं कि हम शूज़ यहाँ पे assemble कर रहे थे, कुछ हम import कर रहे थे और local production भी करने लगे without diluting the brand. So that that entire collection of Reebok those days, which were able to give us incremental volumes and sales and throughput, under 3,000 rupees, was something that we had embarked on. I was fortunate enough to be part of that journey. तो फिर उस टाइम पे आपने कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए क्या स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था? हमने क्रिकेट को यूज किया था, बिकॉज क्रिकेट वाज अ बिग लेवलर, एज आई कॉल इट। इंडिया में दो ही चीजें चलती हैं, या तो बॉलीवुड चलता है या क्रिकेट चलता है। उन दिनों में क्रिकेट चला था, एंड फंडामेंटली वी वर अ परफॉर्मेंस ड्रिवन ब्रांड, क्लोजली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। सो वी यूज क्रिकेट एज अ लीवर, एंड हमने सेलिब्रिटीज हायर किए थे, आई मीन साइन अप किए थे। सो इन द मोर ट्रेडिशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, Azharuddin, who was the captain those days, he was part of Reebok. There was Ajay Jadeja, who was the emerging star. He was part of Reebok. And Rahul Dravid, again, who was again an emerging star, was part of that. And then later, we also signed on two emerging stars after the NetFest trophy, which was Yuvraj Singh and Mohammad Kaif, right? So I think we leveraged these celebrities. We used cricket as a hook. We used cricket as a connect to, engage with the consumer and bond with the consumer. And the consumer was able to resonate with the brand. तो कॉम्पिटिटर्स क्या मिस कर रहे थे उस टाइम पे? देखो, कॉम्पिटिटर्स आई थिंक प्राइसिंग मिस कर रहे थे, कॉम्पिटिटर्स आई थिंक लोकल कनेक्ट मिस कर रहे थे, एंड आई थिंक कॉम्पिटिटर क्लियरली फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, जो कि लोग अंडररेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंड पॉइंट ऑल्सो वी वर एबल टू काइंड ऑफ बिल्ड अ वेरी रोबस्ट स्ट्रैटेजी and a robust sort of a plan and execution system vis-a-vis competing brands. सर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पोजिशनिंग? आई थिंक दोनों। देखो, मार्केटिंग में कोई इधर और नहीं होता है, आपको होलिस्टिक लेवल पे देखना पड़ता है चीज़ें। तो सबसे पहले जो होता है वो नैरेटिव होता है, पोजिशनिंग होता है, स्टोरी होता है, आप बताओगे क्या। अल्टीमेटली आपने स्टोरी अच्छी क्रिएट कर दी, प्राइसिंग अच्छी क्रिएट कर दी, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी ठीक नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं है, तो देन ऑब्वियसली यू लूज द बैटल, राइट? कोई डिफिकल्ट बिजनेस डिसीजन जो आपको उस जर्नी में लेना पड़ा हो? आई थिंक डिफिकल्ट बिजनेस डिसीजंस तो काफ़ी लेने पड़ते हैं, बट आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज वाज टू कन्विंस इंटरनल स्टेक होल्डर्स दैट आप प्राइसिंग डेमोक्रेटाइज कर रहे हो, So they were, as a global brand, you had your own strictures, your own paradigms, your own belief systems. So convincing internal stakeholders to take a bold decision that, look, we are democratizing pricing, we are making the brand more affordable without compromising on the premiumness or the brand value or the brand appeal, I think was a very challenging task. But we were able to navigate that. So even before we went to the market, the biggest challenge was to convince internal stakeholders to walk down this path. कोई स्ट्रेटजी जो इनिशियली फेल हुई हो पर लेटर बिकेम अ लर्निंग? आई थिंक ऐसे बहुत सारे मौके आए थे जहाँ पे कि आपने कुछ लॉन्च किया एट अ सर्टन प्राइस एट विद अ सर्टन पोजिशनिंग दैट डिडंट वर्क वेल, यू हैड टू एक्चुअली फ्लिप योर डिसीजन। सो ऐसे तो बिजनेस में हमेशा ये डिसीजन, ये सिनेरियोज आते हैं। आई थिंक पिवटिंग, जिसको आजकल के लोग बोलते हैं स्टार्टअप नॉमेनक्लेचर में, कि हाउ फास्ट आर यू क्विक टू अडेप्ट, repurpose, learn from your mistakes, be agile and pivot, I think is very, very important. I think I've seen that through my entire career journey. चाहे वो FMCG में था डाबर के दिनों में, या रीबॉक में था, या टेलीकॉम में था। टेलीकॉम में जब मैंने ISP ब्रांड लॉन्च किया था, we were one of the fastest growing ISP, retail ISP brands, internet service providers, early days of telecom. We launched a retail play. हमारा ये होप था कि हमने रिटेल में
कन्वर्जेंस लॉन्च करना था, कंटेंट हेवी कंटेंट लॉन्च कर रहे थे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस ऑन डायल अप आईएसपी। एंड हम उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने स्मार्ट प्राइसिंग, एग्रेसिव प्राइसिंग की। हमारा होप तब ये था कि जो बेसिक सर्विस ऑपरेटर्स हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, जो रेवेन्यू वो अर्न कर रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगी आईएसपी के साथ। वो हुआ नहीं। सो वी वर क्विक टू पिवट। सो हमने कहा भाई डायल अप आईएसपी इज नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। कैसे पिवट करें? हमारे पास ट्रांसपॉन्डर कैपेसिटी थी, बैंडविड्थ था। हम क्विकली पिवट कर गए B2B मॉडल में और एंटरप्राइज मॉडल में। एंड देन वी स्टार्टेड सेलिंग बैंडविड्थ टू SMBs, मिड मार्केट्स एंड एंटरप्राइज। एंड वी एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट ILD, international long distance carrier, making global telecom affordable those days. So we Awesome. pivoted from being a B2C brand to a B2B brand. This was my telecom journey at Data Access. सर रीबॉक के एग्जांपल एक बार दोबारा आता हूँ, अगर आपका वो वाला ब्रांड आज एआई के दौर में मिल जाता हाँ। तो आप क्या कुछ अलग करते? बहुत कुछ अलग करता। प्रोडक्ट डिजाइन, मे बी द प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोसेस वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। कंज्यूमर लर्निंग एंड इनसाइट्स प्रोसेस वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। Market scoping, market planning would have been very different, right? The way we were approaching promotions, creatives, campaigns would have been very different. Plus technology को leverage करके हम engagement strategies काफी strong और robust बना सकते हैं। जब एक शू आपने खरीद लिया, that is not the end of the story. Those days that was the end of the story. Re-engagement was very, very primitive because we didn't have technology, we didn't have remarketing and retargeting, capabilities at scale. Today we have that. We are able to retarget, remarket, leverage technology to hyper personalize at scale. There were multiple things that we can do today which we couldn't do tomorrow, which we couldn't do yesterday, or which we can do tomorrow. तो ब्रांड बजट से बनता है या ह्यूमन बिहेवियर को समझने से? दोनों से बनता है। आप ह्यूमन बिहेवियर को समझोगे तभी आप एक इंसाइट को क्रैक कर पाओगे, एक इंसाइट लोगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और अगर आपके पास बजट हैं, you are able to back your thought, able to back your ambition in the best possible manner. That doesn't mean that frugal marketing is not true. Frugal marketing is a truth. या अगर आप, क्योंकि आज के तारीख में organically with the help of technology, with the help of various other things, you can build and sustain a brand, right? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि zero marketing is the best way to do it, but today even if you don't have budgets, but if you have a good product, if you have a good insight, and if you are able to solve a problem in the most effective fashion, you are able to sustain the brand. सुभ्रांशु सर, आप एक्टिवली स्टार्टअप्स और फाउंडर्स के साथ काम करते हो, आप उनमें क्या सक्सेसफुल पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो? I think why startups? Startup ही क्यों? Besides startups आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो या कोई भी बिजनेस ओनर देख लो, आई थिंक दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं which differentiates a successful person, a successful outcome versus not so successful, right? First is attitude. Attitude जो होना चाहिए ना, that defines everything, वो एक कहावत है ना, पुरानी कहावत, attitude defines your altitude, right? So I think that is very important. वो can do attitude एक होना चाहिए, कि never say die spirit होना चाहिए, perseverance होना चाहिए, that doggedness has to be there. वो एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, is very important in terms of understanding your own product and establishing the right product market fit. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के बारे में इतनी अच्छी नहीं है या थोड़ी शैलो है, then obviously there is a problem. So that depth has to be there. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कैश फ्लो डिसिप्लिन। आप बिजनेस क्रिएट करते हो कैश फ्लो के लिए, बिजनेस आप क्रिएट कर रहे हो वैल्यूएशन के लिए, टू स्टार्ट विद, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। वैल्यूएशन, value creation will be an outcome, but if you create businesses on first principles of great product market fit, a great attitude, a great vision coupled with financial discipline, automatically that business is poised for success. तो सक्सेसफुल फाउंडर्स अलग सोचते हैं या अलग एग्जीक्यूट करते हैं? आई थिंक दोनों अलग सोचते भी हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू वर टू आस्क मी what comes first or what is more important than the other, I would say execution. क्योंकि देखो आइडियाज तो कहीं से भी आ सकते हैं, स्ट्रैटेजी कहीं से भी आ सकती है। अ गुड स्ट्रैटेजी नो डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू एग्जीक्यूट ऑन दैट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंट फाउंडर्स भी फेल क्यों होते हैं? I think I'll go back to one of my earlier things. I think at times it's
you know, your three-letter word, which is ego, which holds you back, right? If something is not working, you need to have the gumption and you need to have the conviction and say कि यार ये काम नहीं कर रहा है, let's pivot, let's move out. If you fall in love with that idea and that concept and that strategy of yours, as opposed to recognizing market realities, you know, then you can fail and you will fail. But if you realize and you keep your ego aside and say, yes, it was my product, maybe I was wrong, maybe this is not working, let me pivot. I think that's when, you know, things can happen differently and you become successful. फाउंडर्स को गवर्नेंस और कल्चर के बारे में कब सोचना चाहिए? Day zero. Governance is very, very important because most sectors today are governed. There is, you know, a lot of, you know, governance which is very important, right? Otherwise, it can be like the Wild West, as I call it. You're like a cowboy shooting from the hip, you know, and then you start figuring stuff out on the fly. वो जब आप सोचना शुरू करते हो बहुत लेट हो जाता है. So, you know, what came first वाली कहानी होती है. So, I think governance has to be from day zero. आप एक institutional build कर रहे हो, आप एक दुकान नहीं चला रहे हो, आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो. सो इफ यू बिल्ड दैट बिजनेस विद द माइंडसेट कि ये 50 साल का बिजनेस है, कि दिस बिजनेस हैज टू आउटलास्ट मी एज अ फाउंडर, इट हैज टू आउटलिव मी एज अ क्रिएटर ऑफ द बिजनेस, then you are able to create businesses on first principles, able to create businesses with a sound grounding and a sound foundation. So governance therefore is a very important building block. और दूसरा people, ultimately it's all about people. You know, if you're not able to hire the right talent, if you're not able to attract the right talent and retain them, this business cannot, or these business you know, ideas or businesses can never be enduring and lasting. Awesome. Can you share a founder story जहां आपको instantly लगा हो this founder will build something big? देखिए बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं आज के तारीख में. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स. इफ यू लुक एट माई एंटरप्रेन्योरियल परस्यूट टुडे, they are, as I was telling you, they are divided into three parts. Okay, one is venture building where I co-create. So I come in either as a seed investor, an angel investor, and co-create with them and build the businesses. So in my own personal circle, there are various examples, you know, who are creating history, who are building great stories, and in the times to come, we will see how that unfolds. Then, you know, if you look at the other part of my entrepreneurial pursuit is strategic consulting, where I work on short-term projects with various entrepreneurs, various founders, etc. And I'm able to actually understand how these people are building businesses. Okay, so there are lots of good success stories. And the third part is basically as a board advisor, independent director. So I think I've seen a lot of stories where entrepreneurs have built a lot of very interesting things. There's a particular person who's built something in the experiential space, you know, and I've known them for quite a few years now. Day zero, the way they were approaching things, I was very clear that something great and something iconic is coming our way, and that, you know, we've seen. You're talking about an event company? Yeah, I'm talking about a company called Spalba, you know, where I'm a shareholder, and I think these people are solid founders, and the company is already 100 crore plus, and they're redefining events, they're redefining experiences by leveraging technology, and I think we've seen that. And I actually saw what they were building. I actually saw their vision from day zero when I was part of their story, and the rest is history. सुभ्रांशु सर, कौन से सेक्टर्स नेक्स्ट डिकेड को डोमिनेट करेंगे? I think बहुत सारे sectors हैं. Payments is one, right? Infrastructure is the other, right? Experiences per se, I think is a very, very important sector. एक और sector जो मेरे को लगता है which will be very interesting to watch out for is automation of consumer businesses, right? As consumer businesses grow, you know, and you're able to automate them with the right technology, etc. Some of these B2B businesses, enterprise businesses will be something to watch out for. Awesome. AI नेटिव स्टार्टअप्स और ट्रेडिशनल डिजिटल स्टार्टअप्स में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, AI native startups by default every business will be linked to AI in some fashion or the other. आप इसको decouple नहीं कर सकते हो, ठीक है? So anything which is foundational with AI will always be there and it will be there, right? So कोई भी business आप build कर रहे हो, आप बिना AI native हो के या बिना AI के वो business build नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर कोई business traditional business है, you know, it is very, very important that they embrace technology, and ultimately it has to be, there has to be a flavor of technology in that business. कोई भी traditional business जो traditional तरीके से चल रही है,
वो ऑटोमेटिकली लैग, यू नो, इट विल लैग बिहाइंड। इंडिया में कौन से सेक्टर्स अभी भी अंडर बिल्ट हैं? देखिए, इंडिया एक बहुत ही वास्ट मार्केट है। हमारा जो पॉपुलेशन है या जो एड्रेसेबल मिडिल क्लास है या जो कंज्यूमिंग क्लास है, दैट इज मैसिव। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम योर एड्रेसेबल मार्केट फॉर मोस्ट कैटेगरीज 400 to 500 मिलियन, राइट? तो आप कोई भी कैटेगरी ले लें, आप मीडिया ले लें, आप कंटेंट ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, इंश्योरेंस ले लें, यू नो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लें, रिटेल ले लें, कहीं पे भी headroom or legroom for growth is immense, right? So every category today, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एक saturation point पे आ गया, तो headroom और legroom for growth बहुत है। It's and India as a market is multiple markets rolled up into one. So ये कहना बहुत मुश्किल होगा, ये कहना बहुत गलत होगा कि मैं एक saturation point पे आ गया या मैं मार्केट मैच्योर कर गया, राइट? सो हर एक बिजनेस में headroom, legroom for growth is immense because of the sheer size of the market. सर, आज बहुत प्रोफेशनल्स सैलरी क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। उस शिफ्ट के लिए माइंडसेट कैसे इवॉल्व होता है? सैलरी वाला माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। सैलरी वाला माइंडसेट होता है कि आप पेचेक टू पेचेक आप लिव कर रहे हो या पेचेक टू पेचेक आप आगे बढ़ रहे हो, वेयर यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर वर्किंग 9 to 5 लार्जली। और इसमें आप इसको गलत मत समझिए, द व्यूअर शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड इट। मैं भी सैलरी में था, मैं भी कॉर्पोरेट में था 25 साल बिफोर आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत अलग होता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इनहेरेंटली थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल होता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट? यू आर नॉट काउंटिंग योर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ की 30th को आपकी। सो you have to be resilient enough to manage different cycles in your life, manage imbalances in cash flows, and if you are able to balance that while building, I think you have the entrepreneurial mindset. हाई इनकम प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियली फ्री इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंस होता है? फाइनेंशियली फ्री जो लोग होते हैं ट्रेडिशनली, कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हैं, राइट? यू हैव इनफ सेविंग्स and you're able to actually then sort of work more freely at building ventures and doing what you want to do, right? हाई इनकम प्रोफेशनल में ये होता है कि भाई आप एक सैलरी ले रहे हो, एक हाई इनकम है, राइट? maybe you're leveraged, maybe you've taken a loan, maybe there are mortgages that you're running, okay? लेकिन जो financially free होते हैं, you're debt free, fundamentally you're debt free, you're mortgage free, and you're able to leverage that sort of free float that you have to build businesses and build ventures. प्रोफेशनल्स को किस स्टेज पर ओनरशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए? तो There is no right or wrong time to become an entrepreneur, ठीक है? मेरी जर्नी जब हुई, मैंने 25 साल वेट किया, ठीक है? क्योंकि जो एनवायरनमेंट था जब हम ग्रो कर रहे थे, हम प्रोफेशनल्स थे, आई यूज्ड टू गेट दिस इच ऑल द टाइम कि यार अपना कुछ करते हैं, लेकिन मे बी द एनवायरनमेंट वाज नॉट सो एनेबलिंग। आज की तारीख में सौरभ, द एनवायरनमेंट हैज बिकम एनेबलिंग। Today you want to register a company, you want to start a company, you can manage you can do that in hours as opposed to what it was earlier. You want to acquire, or start selling digitally, you can do it in minutes. You want to create a website, AI can help you do that immediately. So I'm saying the पूरा जो environment है ना सौरभ, आज की तारीख में entrepreneurship के लिए या अपना business launch करने के लिए, अपना venture launch करने के लिए has become very enabling, जो शायद पहले नहीं था। A lot of youngsters delayed and procrastinated for several years. Look at me. When I was 5 years into my journey in the corporate world, I used to get this itch कि यार अपना करते हैं, अपना कुछ service launch करते हैं, अपना करते हैं. But eventually it took me 25 years to realize कि नहीं, maybe this is the right time. And even when I launched, that time there were a lot of hiccups. So I've been in this journey for 6 to 7 years now as an entrepreneur. But it has not been easy. And I still continue to hustle. So therefore, the sooner you do it, if you have an itch, the better it is. Because if you want to launch your own venture, there is no right time or wrong time to do it. If you feel you are ready, the environment is ready. The environment today is enabling enough to actually help you launch your own venture. सर, कंज्यूमर साइकोलॉजी समझना कितना इम्पोर्टेंट है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो भी आप क्रिएट कर रहे हो या जो भी बिल्ड कर रहे हो, अल्टीमेटली आपके अदर साइड ऑफ द टेबल एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है। उसकी साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया भी, 3 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंज्यूमर, विच इज़ द हार्ट एंड सोल, यू नो, बिकॉज यू एग्जिस्ट फॉर अ कंज्यूमर। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व या आप कोई आइडिया या आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर इन आइसोलेशन जस्ट टू प्लीज योर सेल्फ कि जी कितना बढ़िया प्रोडक्ट मैंने बनाया है। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज whom are you making it for the consumer. So therefore understanding his or her psychology and motivations and context is very important. दूसरा है कंपटीशन, कि कंपटीशन क्या कर रहा है, आपके पीयर सेट में कौन है और कौन आपके स्पेस में है। तीसरा है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आप किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हो एक ऑफरर। सो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट येस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट एंड साइकोलॉजी। क्या एआई स्टूडेंट्स बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए एआई स्टूडेंट्स वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है कोई। देयर इज अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज। एआई इज एन एनेबलर। आप एआई को, सिंपल एआई को लेके क्या करोगे? एआई का कॉन्टेक्स्ट तो बिजनेस ही है ना। या तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या बिजनेस रीबिल्ड कर रहे हो, या बिजनेस को री इन्वेंट कर रहे हो। एआई इज एन एनेबलर। सो ऑब्वियसली इफ यू आर एन एआई थिंकर और यू आर एन एआई फर्स्ट, एआई नेटिव पर्सन और अ प्रोफेशनल, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। बिकॉज अगर आप बिजनेस का एबीसी नहीं समझते हो, पीएनएल का रेवेन्यू साइड या कॉस्ट लाइन नहीं समझते हो, योर अंडरस्टैंडिंग इज हाफ बेक्ड। सर कौन से डोमेन्स डिसअप्रोप्रिएट ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं? एआई प्लस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एंड ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, कंज्यूमर ब्रांड या डिजिटल कॉमर्स? नहीं, आई थिंक डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ तो देखिए एआई जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है अपने आप में। चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा लो आज, ठीक है, रिटेल उठा लो, कंज्यूमर बिजनेसेस उठा लो, फिनटेक पेमेंट्स उठा लो, द फोर्स मल्टीप्लायर इज टेक्नोलॉजी, द फोर्स मल्टीप्लायर इज एआई। एज आई कीप सेइंग, इट्स एन एनेबलर। तो कोई भी बिजनेस में अगर आप जुडिशियस यूज कर रहे हो ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, न्यूअर ट्रेंड्स एक्सेट्रा, ऑटोमेटिकली वो बिजनेस ग्रो करेगा और वो बिजनेस अगले लेवल तक जाएगा ही। कौन सी 2 बुक्स ने फंडामेंटली आपकी बिजनेस और लीडरशिप थिंकिंग फ्रेमवर्क शेप किया? आई थिंक एक बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है ह्यूमन काइंड। मैंने वर्ल्ड बुक डे पे वो पढ़ी थी, एक रिव्यू की थी लास्ट ईयर, राइट। इट्स अबाउट नॉट बिजनेस, इट्स अबाउट नॉट एनी रियल लाइफ सिनेरियो, इट्स अबाउट हाउ ह्यूमंस आर फंडामेंटली काइंड पीपल, राइट। इट्स मोर अबाउट पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो ये मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, राइट। दूसरा जो किताब है, एक है ग्रेट बाय चॉइस, राइट। वो एक बहुत बढ़िया किताब है कि आप ग्रेट अगर बनना चाहते हो तो इट्स अ चॉइस दैट यू मेक, इट्स अ चॉइस दैट यू एक्सरसाइज, एंड व्हाट इज इट दैट यू फंडामेंटली डू, in terms of changing gears and shifting levers that essentially make you great, right? It's a choice that you exercise in life. और ऐसे बहुत सारे किताब हैं, मैं काफ़ी पढ़ता था एक ज़माने में, अभी भी पढ़ता हूँ, कभी कभी कंज्यूम करता हूँ कंटेंट। बट मेरे ख्याल से मेरे प्रिज्म में आई थिंक लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आपके चारों तरफ बहुत एक्शन हो रहा है, आप बाहर निकलो, यहाँ से नीचे जाओ, लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट योर रेडार कैन पिक अप। सो my sort of appeal or submission to younger folks would be, keep your radar always up. You never know what it can catch and how useful and how strategically important it can be in your life. आप पर्सनली कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को कैसे थिंक थ्रू करते हो? आई थिंक देखिए इसका कोई रेडी फॉर्मूला तो है नहीं, बट अल्टीमेटली जो भी डिसीजन आप लेते हो, अल्टीमेटली आपको ना एक सिनेरियो एनालिसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर यू हिट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यू शुड लुक एट द सिनेरियो एनालिसिस कि भाई, एज आई कीप सेइंग, कंपटीशन कौन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, गैप क्या है, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट डिसीजन यू नीड टू टेक, what are the steps that you need. So it has to be thought through in a very very structured and hierarchical manner, right? और इसमें हर एक लोगों का अपना अपना फॉर्मूला होता है। कुछ लोग अकेले बैठ के घोर चिंतन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ लोग टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या कुछ लोग जाके जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। आई थिंक फॉर मी इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री, राइट। आप सबसे, इसे कहते हैं ना स्पॉन्ज, यू बिकम अ स्पॉन्ज, यू कीप
soaking up everything, process it in the way that it ought to be processed in the best possible manner, isolate yourself, think through this, and don't react, respond. And then you'll be able to respond in a more structured manner. एआई मैनेजर्स को रिप्लेस करेगा? नहीं, कुछ कुछ केसों में ज़रूर करेगा, लेकिन ज़्यादातर केसों में AI will be standalone, people will be standalone. But yes, certain repetitive tasks, certain things, certainly, you know, if people also don't evolve, they run the risk of being, obsolete and redundant. स्टार्टअप्स को ईगो डिस्ट्रॉय करता है या बैड एग्जीक्यूशन? It's about poor inability to execute. आइडिया तो बहुत अच्छे होते हैं, विजन बहुत अच्छा होता है, अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओ विद एजिलिटी एंड विद इफेक्टिवनेस, फिर क्या फायदा? एमबीए अभी भी वर्थ इट है? एब्सोल्युटली। ब्रांडिंग स्टोरी टेलिंग के बिना सरवाइव कर सकती है? जी नहीं, बिकॉज दैट इज योर कोर, जेनेसिस है वो, आपका सूत्रधार है। कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, कोई भी ऑफरिंग आप लॉन्च कर रहे हो, उसका नैरेटिव क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कैन आई रेजोनेट विद इट, डू आई रेजोनेट विद इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और इसको रीपर्पस करके, इसको अडेप्ट करके, इसको एट एवरी स्टेज रिविजिट करके, शार्पन करके, रीशार्पन करके इज वेरी वेरी यूजफुल। सैलरी या ओनरशिप वेल्थ फास्टर कौन बिल्ड करके देता है? सैलरी या ओनरशिप, इट्स ऑब्वियसली अबाउट ओनरशिप, राइट? इट्स ऑब्वियसली ओनरशिप। सैलरी तो देखिए एक सैलरी होती है, विच इज़ फाइन, इट्स नॉट अबाउट वन बीइंग बेटर देन द अदर एंड वन वर्सेस द अदर, बट अल्टीमेटली व्हेन यू वर्क and you are building something and you're creating value, long term value creation obviously happens through, entrepreneurship. इंडिया ग्लोबल एआई कंपनीज बिल्ड करेगा? स्कोप तो बहुत है, टैलेंट हमारे पास बहुत है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है, डेटा बहुत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि even if you don't build global companies, you can build enough size and scale within India itself that they become companies which have meaningful value and meaningful size and scale. लीडर्स इररिलेवेंट क्यों हो जाते हैं? आई थिंक लीडर्स इरेलीवेंट इसलिए होते हैं क्योंकि देयर एबिलिटी टू लर्न बिकम स्टंटेड। आई थिंक एज आई कीप सेइंग that you have to keep repurposing yourself from time to time with changing times. So you have to be adaptable. You have to keep repurposing, reimagining from time to time. And most importantly, keep your ego under check. If your ego becomes bigger than the mission or bigger than what you set out to build and create, that's when, it can be very dreadful. फ्यूचर का सीएमओ कैसा होगा? I think mix of both right brain and left brain, number one. Number two, genuine driver of business impact. And number three, who's equally at ease with creativity, consumer psyche, marketing thinking, as well as technology. One skill every future leader must build. Ability to listen and manage and navigate this complex creature which is like you across the table. थैंक यू वेरी मच सर। सर रैपिड फायर कर रहे हैं, बिल्कुल रैपिड आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। एआई या इंट्यूशन? Both. ऑपरेटर या विजनरी? Visionary. स्पीड या डेप्थ? Both. ब्रांडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन? Both. स्टार्टअप या एंटरप्राइज? Startup. इंडिया या ग्लोबल मार्केट? India. रीडिंग या नेटवर्किंग? Networking. यंग फाउंडर्स या एक्सपीरियंस फाउंडर्स? Both have their own pros and cons. कंफर्ट जोन या री इन्वेंशन? Reinvention. वन लीडरशिप ट्रेट यू एडमायर? Tenacity. वन एडवाइस फॉर एम्बिशियस प्रोफेशनल्स? I think keep writing your epic stories, and what I mean by epic, it's an acronym that I keep using very fondly. It's about energy, passion, integrity, and collaboration. If all of this come through together, I think you can actually start writing epic stories. वन वर्ड फॉर द फ्यूचर? Exciting. सर ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये सिर्फ करियर्स या बिजनेस के बारे में नहीं था, ये लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और ब्रांड्स के बारे में था। हाँ. तो आई वांट टू थैंक फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय पॉडकास्ट, और आई होप कि आपके आंसर्स और आपके इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अपकमिंग फाउंडर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत काम के रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ ये पेरेंट्स भी देखें जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आने वाले टाइम में
जॉब्स ना करके एंटरप्रेन्योर बने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट सर। Saurabh, it's been my pleasure. Always a pleasure to talk to you. And thank you so much for this wonderful chat. And look forward to coming back once again and having a chat with you sometime soon. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट शुभ्रांशु सर के साथ बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पीछे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिए करियर की बात सौरभ के साथ। थैंक यू, सायोनारा।